मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इंडिया के लार्जेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। सो गाइज़, ये है हमारे पास 3 जुलाई का करंट अफेयर। 3 जुलाई मॉर्निंग 8 बजे हम करते हैं अपने चैनल पर जिसका नाम है UPSC 101। आप लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम है सुमित राठी। अनअकैडमी के ऐप पर आप मेरा नाम ढूंढोगे तो अनअकैडमी के ऐप पे मैं मिलूंगा आपको विद द नेम ऑफ सुमित कुमार। ठीक है, आपको मेरा नाम मिलेगा यहाँ पर, क्या, सुमित कुमार। ठीक है, तो आप यहाँ से मुझे ढूंढ सकते हो। 3 जुलाई का करंट अफेयर क्या था इंपॉर्टेंट, क्या थी इंपॉर्टेंट बातें, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। UPSC CSC 2021, इसके लिए दोस्तों 4 चैनल मैंने आपके लिए बनाए हैं। ज्योग्राफी 101, UPSC 101, करंट अफेयर 101 और NCERT 101। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जाइए और फटाफट से चारों चैनल को क्या कर लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों चैनल जो है ये आप ही के लिए बनाए हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी ऐप पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा नाम है सुमित कुमार। इससे आप जाइए और यहाँ पर मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। आप इसके बाद क्विज़, स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आप मेरे साथ कर पाओगे। ठीक है, अरे NCERT भी कंप्लीट करवा देंगे यार, रुक तो जाओ, तसल्ली करो, कितनी बार बोलोगे। बाकी प्लस कोर्स पर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो गाइज़ यूज़ कोड सुमित10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं। इससे मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट और मेरा साथ आपको थ्रू आउट द UPSC प्रिपरेशन। बच्चों 1 अगस्त से प्राइस हाइक होने वाला है, आपको पता है दोस्तों। तो 1 अगस्त से प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप फटाफट से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी जाके। ठीक है, 1 और 2 ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। 1 साल का 49,000, 2 साल का 71,000, 3 साल का 87,000। इसी प्रकार से अगर मैं आइकॉनिक की बात करता हूँ तो ये 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 1 साल का 76, 2 साल का 1,17,000, 3 साल का 1,55,000 रुपये। ठीक है, चाहे आप कोई भी सब्सक्राइब करते हो तो आपको कोड यूज़ करना है सुमित10 कोड आपको यूज़ करना है। चाहे आप करो प्लस को सब्सक्राइब, चाहे आप करो किसको सब्सक्राइब दोस्तों, आइकॉनिक को, दोनों के लिए ही आप कोड यूज़ करोगे, क्या, सुमित10 कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, फ़र्क क्या होता है सर प्लस में और आइकॉनिक में? फ़र्क ये होता है बच्चों कि आइकॉनिक के अंदर में ना आपको एक पर्सनल मेंटर अलग से मिलता है जिसका काम होता है आपको गाइड करना, जो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करता है, UPSC की प्रोसेस में आपको गाइड करता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। हीट डोम के बारे में बात करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द हीट डोम। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, हीट डोम। हीट डोम क्या होता है, हीट डोम के बारे में आपको बताऊंगा। हीट डोम के बारे में न्यूज़ हमने कल भी पढ़ी थी। ठीक है, कल भी हमने इसको देखा था। हीट डोम जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द हीट डोम इज़। हीट डोम अभी ये जो है हीट डोम और आपका हीट वेव, ठीक है, ये एक इशू चल रहा था दोस्तों, कहाँ पर, आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, कहाँ पर चला है ये आपका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो चलिए बात करेंगे हीट डोम और आपका ये जो है क्या है, किससे रिलेटेड है। GS पेपर 1 से संबंधित है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। ठीक है, टेम्परेचर रिपोर्टेड फ्रॉम द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट एंड सम पार्ट ऑफ द कनाडा आर पार्ट ऑफ हिस्टोरिक हीट वेव्स। दोस्तों कनाडा के अंदर में, ठीक है, कनाडा के अंदर में, USA के अंदर में, और अगर मैं बात करूँ जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के अगर हम बात करें तो किस पार्ट में कह रहा है दोस्तों, आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी की लहर है, हीट वेव है। जिस प्रकार अपने यहाँ नहीं आती गर्मी में हीट वेव आती है, इसी प्रकार की हीट वेव आप देख रहे हो कि ये USA के अंदर में देखने को मिल रही है। तो USA के अंदर में भी इसी प्रकार की हीट वेव हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये जो हीट वेव है, ठीक है, ये जो हीट वेव आपको USA में दिखने को मिल रही है दोस्तों, दिस हीट वेव इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल हीट डोम फिनोमिना। ये हीट डोम फिनोमिना का क्या है दोस्तों, भाग। आप पूछोगे सर हीट डोम क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊँ। देखो क्या होता है, अगर पृथ्वी गर्म होती है ना, जैसे सरफेस गर्म हुई, तो सरफेस गर्म होकर क्या करता है, हवा ऊपर की ओर उठती है ना भाई, पढ़ाया था मैंने। सरफेस गर्म होगी, हवा क्या करेगी आपका दोस्तों, ऊपर की ओर उठेगी। दिस इज़ द वार्म सरफेस। ये क्या है मेरे पास, दिस इज़ द वार्म सरफेस। ये गर्म जलधारा है, ये ऊपर उठेगी। तो जब ये ऊपर उठेगी दोस्तों, ठीक है, जैसे से ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, दिस इज़ गोइंग टू बी नोन एज द कन्वेक्शन। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, यानी कि संवहन।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन, या कि क्या बोलते हैं, संवहन। अब ये ऊपर जाएगा, अच्छा अगर मान के चलो ये ऊपर कब जाएगा, जब लो प्रेशर, क्योंकि हमें पता है अगर तापमान मेरे पास ज़्यादा हो गया तो मेरे पास पक्की बात है प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तभी ये होगा। लेकिन मैं अगर ये बोलूँ कि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन आ जाए आपका, यहाँ पर क्या आ जाए, हाई प्रेशर जोन, तो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर जोन आ जाता है तो क्या होता है, ये हवा ऊपर उठनी बंद हो जाएगी। तो यही हो रहा है दोस्तों, ठीक है, यही हो रहा है कि इस सिस्टम को बोलते हैं हम हीट डोम। हीट डोम क्या है कि नॉर्मली सतह गर्म हो जाती है, और गर्म सतह की वजह से जब कन्वेक्शन करंट बन के ऊपर उठता है, लेकिन उठना तो चाहिए, लेकिन ये हवा ऊपर नहीं जा पाती, ठीक है, एक लिड की तरह से हाई प्रेशर जो आपका सिस्टम है वो उसको रोक देता है, और एक ढक्कन सा लग जाता है, और फिर ये जो हवा है ये ऊपर से दोबारा से नीचे की ओर बैठने लगती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, क्योंकि हवा जब नीचे आती है तो दोस्तों क्या होती है, गर्म, तो और ज़्यादा हीट क्या होती है दोस्तों, रिलीज़ होती है। बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, हीट डोम कह देते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीट डोम। सो इट अकर्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक अ लिड, जब समुद्र से उठने वाली गर्म हवाओं को रोक लिया जाता है, टैप कर लिया जाता है दोस्तों, और ये टैप किसकी वजह से होता है दोस्तों, आपका हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर आता कहाँ से है, बिकॉज ऑफ द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द वेस्टर्ली, ठीक है, ये हमारे पास वेस्टर्ली जेट है, ये हमारे पास वेस्टर्ली जेट है, तो जो वेस्टर्ली जेट का नॉर्थवर्ड शिफ्ट है उसकी वजह से ये चीज़ आपका होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ पा रहे हो सारे बच्चे? सिंपल बात है, जो कन्वेक्शन करंट था हमारा, जो मैंने आपको बताया था, तो आप पूछोगे सर ये हाई प्रेशर आया कहाँ से, तो हाई प्रेशर कहाँ से आया बच्चों, हाई प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है जो वेस्टर्ली जेट है। जब गर्मियाँ आती है ना तो वेस्टर्ली जेट आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है, नॉर्थ में शिफ्ट कर जाती है, और इसकी वजह से अब ये जो कन्वेक्शन करंट है इसको ऊपर उठने नहीं देती, ठीक है। इन समर द जेट स्ट्रीम्स विच मूव्स द एयर शिफ्ट नॉर्थवर्ड, दी नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अभी जो हॉट एयर है, ठीक है, जो गर्म हवा होती है समुद्र से, वो उठ के ऊपर की ओर एक्सपेंड करती है ना। स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंबाइन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ला लीनो एक्ट एज अ डोम। अब ऊपर क्या हाई प्रेशर आ गया, अब ये तो उठना चाह रही है ऐसे, ठीक है, ये उठना चाह रही है, ऊपर की ओर जाना चाह रही है, लेकिन ऊपर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर की वजह से ये दोबारा से क्या होने लगती है, आपका नीचे की ओर जाने लगती है, ठीक है, ये नीचे की ओर जाने लगती है, और जब ये नीचे जाएगी तो दे विल अगेन रिलीज आ क्या, हीट रिलीज करती है। 4 नंबर पे देखो क्या लिखा है, 4 नंबर, इन द प्रोसेस नॉन एज द कन्वेक्शन हॉट एयर अटेम्प्ट्स टू एस्केप बट द हाई प्रेशर। भाई सिंपल सी बात है, जब आपका सतह गर्म होगी, ठीक है, हवा जब सतह गर्म होगी तो गर्म सतह की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन। हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, अब ये हवा तो ऊपर एटमॉस्फेयर में एस्केप करना चाह रही है ना भाई, ऊपर जाएगी, बादल बन के बारिश वारिश वाला फिनोमिना होगा, लेकिन ये उठ नहीं पाती एक पॉइंट के बाद, क्यों, क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर का लिड लग जाता है, ढक्कन लग जाता है। तो ये क्या करता है, ये हाई प्रेशर इसको रोक के रखता है और दोबारा से इसको नीचे की ओर आपका फेंकने लगता है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, इसको नीचे की ओर फेंकने लगता है, ठीक है, इसको नीचे की ओर फेंकने लगता है, इसको नीचे की ओर फेंकने लगता है। तो ये जो नीचे की ओर फेंकता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हीट डोम। इट विल एक्ट एज अ हीट डोम। अंडर द डोम द एयर शिंक्स एंड कंप्रेस रिलीजिंग मोर हीट। इससे क्या होता है, हवा नीचे की ओर बैठती है, सिंक करती है, और भी ज़्यादा मात्रा में उससे हीट निकलती है। अब सोचो, एक तो पहले ही गर्मी की कंडीशन है, ऊपर से और ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट डोम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है दोस्तों, अभी कह रहा है कि जो अमेरिका का, जो कनाडा का कुछ पार्ट है, यूएसए का कुछ पार्ट है, और जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट का जो भाग है, इसके अंदर में बहुत भारी मात्रा में आपकी हीट वेव जो है वो चल रही है। और ये हीट वेव की वजह क्या है दोस्तों, इस भयंकर हीट वेव का जो कारण है वो है हीट डोम इफेक्ट, ठीक है। हीट डोम क्या होता है, ये होता है, हीट डोम का मतलब कुछ नहीं होता दोस्तों, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड, आपका क्या होता है, एक लिड बन जाता है हाई प्रेशर का, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट के कारण ऊपर उठने वाली हवा जो है वो एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं कर पाती, उसको वो रोक लेता है और फर्दर उन कन्वेक्शन करंट को नीचे की ओर पुश कर देता है, सप्रेस कर देता है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको। फर्दर जब वो नीचे की ओर सप्रेस करेगा दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इसका फर्दर सप्रेस करने की वजह से दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये सप्रेस जब करता है
तो इस सप्रेस करने की वजह से दोबारा से हीट रिलीज होती है और इसकी वजह से गर्मी और भी बढ़ जाती है। व्हाट इज हीट डोम? A heat dome occurs when the atmosphere trap the hot ocean air like a lid or cap. As I told you, गर्म हवा होगी तो ऊपर उठेगी तो क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होके वो कन्वेक्शन करंट के माध्यम से बारिश करेगी, कन्वेक्शन रेनफॉल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता। द फिनोमिना ऑफ हीट डोम स्टार्ट्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चेंज इन द ओशन टेम्परेचर। ठीक है, ये कब होता है दोस्तों, ये फिनोमिना ऑफ हीट डोम कब होता है? इट स्टार्ट व्हेन द स्ट्रॉन्ग चेंज इन द ओशन टेम्परेचर। ठीक है, उसकी वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इन द प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। इससे कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं, और कन्वेक्शन करंट जो होते हैं ऊपर की ओर उठते हैं, लेकिन ऊपर हाई प्रेशर होने की वजह से ये ऊपर बाहर जा नहीं पाते और दोबारा से इसको नीचे की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे और भी ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं हम हीट डोम। और इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, लगातार ये प्रभाव बढ़ रहा है। अब हीट डोम की वजह से सर क्या प्रभाव आ रहा है दोस्तों, इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? देखो, सबसे पहला तो लॉस ऑफ लाइफ। ये जो कनाडा के अंदर में, यूएसए के अंदर में लोग रहते हैं ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं। ठीक है, ये हमारे जैसे थोड़ी ना है कि कितनी भी गर्मी हो झेल जाएंगे। इनसे गर्मी वर्मी झेलती नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी फिर जान चली जाती है। और स्पेशली वो लोग जो एयर कंडीशनर में नहीं रहते। और ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिले हैं, बहुत सारी फैटेलिटी आई हैं कनाडा के अंदर में, यूएस के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रकार की एक्सट्रीम हीट का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई है ना। ये अपने जितने जो है इस तरीके से अपने टाइप के नहीं है, रफ एंड टफ की भाई गर्मी में भी चल लिया काम, सर्दी में भी चला दिया, इनको ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के आदमी है यार, तो इनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, यूएस और कनाडा के अंदर में अगर मैं बात करूँ, यूएस और कनाडा के अंदर में इस प्रकार से बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ भी हुई है, बहुत सारी फैटेलिटीज़ जो हैं वो देखने को मिली है। दूसरा हम बात कर रहे हैं दोस्तों डैमेज टू द क्रॉप्स। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, आपकी फसलों को भी हानि हो रही है ना। द ट्रैपिंग ऑफ हीट कैन ऑल्सो डैमेज द क्रॉप। इससे हमारी जो फसल है ना दोस्तों, वो भी प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर है वो भी क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो सेकंड इज द डैमेज टू द क्रॉप। क्रॉप को भी यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, क्रॉप भी यहाँ पर क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। तीसरा है राइज इन द एनर्जी कंजम्पशंस। राइज इन द एनर्जी कंजम्पशन, इससे क्या होता है दोस्तों, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ता है। एनर्जी कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, सोचो सर, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की भी खपत ज़्यादा होगी ना, लोग ज़्यादा एसी चलाएंगे तो एनर्जी डिमांड क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो भी एक दिक्कत है यहाँ पर। इंक्रीज इन द वाइल्ड फायर, इतनी गर्मी जो होती है इससे क्या होगा दोस्तों, जंगलों के अंदर आग लग जाएगी, वाइल्ड फायर का जो फिनोमिना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। द हीट डोम कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फ्यूल टू वाइल्ड फायर। इससे दोस्तों आपकी जंगलों में आग लग जाएगी, विच डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ लैंड एरियाज इन द यूएस एवरी ईयर। और इस वाइल्ड फायर से अमेरिका के अंदर में ना हर साल जो है बहुत सारी भूमि जो होती है वो नष्ट हो जाती है। आप समझ रहे हो ना भाई। आप एक बार बताओ, जो आपके जंगल के अंदर में जो पेड़ पौधे को जो पत्ते पड़े रहते हैं, सूखी लकड़ियाँ, टहनी, जो घास पड़ी रहती है, ठीक है, वो क्या होती है, इस वाइल्ड फायर की वजह से उनमें आग लग जाती है। ठीक है, और आग लगने की वजह से ऐसे यूएस के अंदर में बहुत सारा एरिया जो होता है वो हर साल इससे लॉस्ट, मतलब इस प्रकार की जो अग्नि है इसके भेंट चढ़ जाता है। हीट डोम ऑल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड फ्रॉम फॉर्मिंग। अब देखो, नॉर्मली क्या होना चाहिए भाई, जब हवा ऊपर उठ रही है कन्वेक्शन करंट के माध्यम से, तो ऊपर उठेगी तो कंडेंसेशन होना चाहिए ना, ऊपर जाके क्लाउड बनने चाहिए, बादल बनने चाहिए, और बादल बन के क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपका रेन, बारिश होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हीट डोम जो होता है ना, वो लिड की तरह काम करेगा, वो उस हवा को ऊपर उठने ही नहीं देगा। जब हवा ऊपर जाएगी नहीं तो भैया किसी भी प्रकार की बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो ना क्लाउड बनेंगे और ना ही फिर उससे बारिश होगी। हीट डोम ऑल्सो प्रिवेंट्स क्लाउड फ्रॉम फॉर्मिंग, अलाउिंग फॉर मोर रेडिएशंस फ्रॉम द सन टू हिट द ग्राउंड। ये भी एक प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है हमारे सामने। ठीक है, अच्छा, क्लाइमेट चेंज का और हीट डोम का क्या कोई सीधा सीधा कनेक्शन है? वैसे रिसर्चर्स अभी इसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, बट अभी तक उनको ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द हीट डोम एंड द क्लाइमेट चेंज। इनके बीच में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों देखो यार, आज जो भी हो रहा है ना, जो भी क्लाइमेट के अंदर में एक्सट्रीमिटीज़ आ रही हैं, क्लाइमेट के अंदर में एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो अचानक से इतनी सारी गर्मी और अचानक से इतनी सारी सर्दी आपको देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर में क्लाइमेट चेंज का रोल तो रहता है। तो हम नकार नहीं सकते कि जो हीट डोम का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसमें क्लाइमेट चेंज का भी रोल हो सकता है। वेदर साइंटिस्ट हैव बीन हाईलाइटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मोर एक्सट्रीम हीट वेव्स। मौसम वैज्ञानिक जो है ना, अधिक भीषण गर्मी की लहरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डाल रहे हैं। उनका मानना है कि हाँ, ये किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, आपका ये एक्सट्रीम हीट इवेंट जो है ये आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। 2017 का जो अगर मैं नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वे अगर मैं देखूं,
तो एवरेज यूएस टेम्परेचर हैव इंक्रीज्ड सिंस द लेट 19th सेंचुरीज। तो उनका मानना ये है कि लेट 19वीं शताब्दी से आपका इस प्रकार से जो टेम्परेचर है आपका वो लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर साइंटिस्ट आर यूजुअली वेरी ऑफ लिंकिंग द क्लाइमेट चेंज टू द एनी कंटेम्प्रेरी इवेंट मेनली बिकॉज the difficulties in completely ruling out of the possibility of the event having been caused by some other reasons or being a result of natural availability। अच्छा, अब साइंटिस्ट जो है ये सीधे तौर पे नहीं कह रहे, वैज्ञानिक आमतौर पर जो है जलवायु परिवर्तन की किसी भी समकालीन घटना को इससे जोड़ने में थोड़ा सावधान रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको देखो प्रूफ रखने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट डोम इफेक्ट हो रहा है, तो भाई मुझे इसके लिए क्या रखने पड़ेंगे, मुझे इसके लिए प्रूफ रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ अभी जो है वो इनके पास में इतने नहीं है, लेकिन हाँ आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कि ज़रूरी नहीं कि हीट डोम क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा हो, किसी और भी नेचुरल रीज़न की वजह से भी हीट डोम इफेक्ट जो है वो आपका हो सकता है। सो मुद्दा ये है यार इस पूरे टॉपिक के अंदर में कि अभी जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर में कनाडा, यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक जो है वहाँ पर हीट वेव जो थी वो बहुत सीवियर चरम पे थी, अपने बहुत भीषण कंडीशन में थी। और उसका जो कारण था दोस्तों वो क्या था, हीट डोम इफेक्ट। हीट डोम इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा होता है कि जब भी सतह, चाहे ओशियन सरफेस हो चाहे आपकी अर्थ सरफेस हो, जब ये ज़्यादा गर्म होगी, इंसोलेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के जाके क्या करेगी, वो फैलने का प्रयास करेगी। लेकिन हीट डोम इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, एक कन्वेक्शन करंट के ऊपर एक हाई प्रेशर का ढक्कन लग जाता है, जिसकी वजह से हवा ऊपर नहीं उठ पाती बल्कि नीचे की ओर ही फैलने लगती है। ठीक है, फर्दर दोबारा नीचे की ओर फैलने लगती है, जिससे जब हवा ऊपर उठती है तापमान घटेगा, जब हवा नीचे आएगी तो तापमान बढ़ेगा, जिसकी वजह से फिर से टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज़ होता है। और जो आपकी हीट वेव चल रही थी पहले से वो और भी ज़्यादा भीषण हो जाती है, और भी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं हीट डोम इफेक्ट। ठीक है, और हीट डोम इफेक्ट से क्या क्या होता है मैंने बताया दोस्तों, आपका वाइल्ड फायर इससे लग जाती है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को इससे खतरा है, लोगों की जानें इससे जा रही हैं, तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर में इससे क्या हो रहा है दोस्तों, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ये था इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीलिम स्पेसिफिक। नॉर्मल आपसे पूछ सकते हैं कि हीट डोम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट एग्जैक्टली द हीट डोम, इम्पैक्ट क्या है दोस्तों हीट डोम के, क्लाइमेट चेंज का और हीट डोम का आपस में क्या संबंध है, हीट वेव क्या होती हैं आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट वेव एंड हीट डोम, दोनों में अंतर क्या है हीट वेव के अंदर और हीट डोम के अंदर, आपसे पूछ सकते हैं। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ हीट डोम एंड हाउ इट कैन इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मुझे बताना है कि ये हीट डोम का जो इफेक्ट है ये क्या होता है और किस प्रकार से ये मानव की जो हेल्थ है, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको प्रभावित करता है। रिलेटेड सर्च कमल, ये जो है ना पिछले हैं यार, कोमल ना, हाँ कोमल ये पिछले हैं, इसके अंदर में छोड़ दो। अब जो आपको कल से मिलेंगे, 1 तारीख से मिलेंगे, उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसमें रिलेटेड सर्च भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, सब कुछ होगा और उसमें एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो ये पुराना है, बस इसका करंट अफेयर एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, ताकि बस छूटे ना कुछ आपका। आप समझ रही बात को मेरी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA, देखो असम के अंदर में 2000, वैसे ये जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ये 2019 के अंदर में लाया गया था। इस पर बहुत बड़ी मतलब प्रोटेस्ट हुई थी। अगर आप बात करोगे असम के अंदर, ठीक है, तो असम के अंदर इससे प्रोटेस्ट हुई थी। असम के अंदर तो वायलेंस हो गया था इससे। दिल्ली के अंदर में इससे संबंधित प्रोटेस्ट हुई थी, आपको पता होगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, CAA की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी असम के अंदर में कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कह रहे हैं भाई कि वो दोबारा से क्या करेंगे, जो एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपकी जो प्रोटेस्ट थी उसको दोबारा से वो क्या करेंगे, जगाएंगे। ये प्रोटेस्ट पहले बंद हो गई थी क्योंकि इसमें वायलेंस हो गया था, हिंसा हो गई थी, दंगे हो गए थे, तो इसकी वजह से उस समय इसको रोक दिया गया था। बट अब वो कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा क्या करेंगे, पुनः जागृत करेंगे। GS पेपर 2 से संबंधित रहेगी बच्चों ये आपका, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर्स एंड द इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कह रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA क्या है, तो ये कह रहे हैं शिवसागर के एक MLA हैं और आपके रायजोर दल के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अखिल गोगोई, उन्होंने बोला है, उन्होंने कसम खाई है कि दे विल रिवाइव द एंटी सिटीजनशिप एक्ट मूवमेंट, कि जो सिटीजनशिप एक्ट हमारे देश में यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे पास हुआ था, CAA जो यहाँ पे पास हुआ था, ये उसका विरोध करने वाली जो आपकी प्रोटेस्ट जो थी, जो मूवमेंट था, उसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। दैट लॉस्ट टीम इन द अगस्त आफ्टर अ वायलेंट स्टार्ट इन दिसंबर 2019।
जिन्होंने दिसंबर 2019 के अंदर में अपनी जो स्टीम थी वो खो दी है, लॉस्ट द स्टीम इन द असम आफ्टर द वायलेंट स्टार्ट इन द दिसंबर 2019। ठीक है, ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीक्स टू अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर मैं बात करूं आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके द्वारा हमने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 1955, उसको हमने क्या कर दिया है दोस्तों, इसके माध्यम से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, उसको हमने बदल दिया है, चेंज कर दिया है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो होता है, इट प्रोवाइड वेरियस वेज इन विच सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड। इसके अंदर बताया जाता है वो अलग अलग तरीके जिनके माध्यम से आप सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। तो वो अलग अलग तरीके जो हैं इसके अंदर में बताए गए हैं। ठीक है, कि किन किन तरीकों के माध्यम से, किन किन तरीकों के द्वारा आप भारत के अंदर में सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। जैसे आप भारत के अंदर में बर्थ, अगर आपका जन्म हुआ भारत में तो आप ऑटोमेटिक भारत के सिटीजन हो। डिसेंट की मदद से आप भारत में सिटीजन बन सकते हो। रजिस्ट्रेशन की वजह से, न्यूट्रलिज्म की वजह से, नेचुरलाइजेशन की वजह से, एंड बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरीज इनटू द इंडिया। मान लो कल को इंडिया के अंदर में कोई टेरिटरी है जो इंडिया के अंदर मिल जाए, ठीक है, सो उससे भी क्या होता है दोस्तों, उसकी वजह से भी आप भारत के सिटीजन जो हैं वो बन सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट ग्राउंड्स बाय विच आप जो हैं क्या बन सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो ये वो सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये वो सारे के सारे अलग अलग ग्राउंड्स हैं जिनके पश्चात आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप भारत के नागरिक जो है बन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अबाउट CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये CAA क्या है दोस्तों, द ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों CAA का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ CAA इज़ टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप। इसके द्वारा हमने क्या किया था दोस्तों, कुछ हमारे पड़ोसी देश थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ पाकिस्तान, जैसे मैं बात करूँ बांग्लादेश, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कुछ ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ माने जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सिख हो गए, मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म है वो रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाता है। तो ऐसा है भारत के अंदर में CAA के अंदर में एक ऐसा प्रावधान था कि ऐसा कोई भी धर्म जो माइनॉरिटी में है इन देशों के अंदर में, और अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, उस माइनॉरिटीज़ के ऊपर किसी भी प्रकार का उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, तो भारत में आ सकते हैं। भारत उनको नागरिकता देगा, लेकिन इसमें कुछ धर्मों को इंक्लूड किया हमने, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी। इसमें मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया। और इसके पीछे गवर्नमेंट का जो तर्क था वो क्या था कि जितने भी देश की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन सब में मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर में है। ठीक है, माइनॉरिटी के अंदर कौन है, हिंदू, सिख, ठीक है, माइनॉरिटी के अंदर कौन है, जैन, पारसी। तो कह रहे कि ये अगर भारत में आते हैं, अगर ये आके कहते हैं कि हमारे इधर पे रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, उधर हम पे हमें जो है शिकार बनाया जा रहा है, हम माइनॉरिटी हैं तो हमें शिकार बनाया जा रहा है, लोग हमें पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़ित कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारत उसको क्या कहेगा, नागरिक। यही तो CAA के अंदर में लिखा गया था। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यही किया गया था कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हैं, और अगर आप हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी कम्युनिटी से हैं, अगर आप भारत में आते हैं, भारत में एक डेट रखी गई कितनी, 31 दिसंबर 2014 से अगर आप पहले भारत में आते हैं, तो आपको हम जो है इमिग्रेंट नहीं मानेंगे, इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे, बल्कि हम आपको क्या देंगे, सिटीजनशिप देंगे। दोज फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़ हु हैड केम टू इंडिया टिल द 31 दिसंबर 2014 फेसिंग द रिलीजियस परसिक्यूशन। पर याद रखना, जिन लोगों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले दोस्तों भारत देश के अंदर आ जाते हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं कहा जाएगा, बल्कि हम उनको क्या देंगे, भारत की नागरिकता उनको प्रदान करेंगे। दिस एक्ट प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट that the central government may cancel the registration of OCI on certain grounds concern against the। ठीक है, इसमें क्या बोला गया दोस्तों, ये बोला गया कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, कुछ ग्राउंड्स के ऊपर हम उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं, इससे कंसर्न क्या है, कंसर्न अगेंस्ट द अमेंडमेंट एक्ट। जब ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, संशोधन हुआ, तो इसके खिलाफ कुछ कंसर्न थे, कुछ चिंताएं थी। वो चिंताएं क्या थी, पहला था इशू इन द नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्पेशली मैं असम के अंदर बात करूँ मैं, तो असम के अंदर में ना
बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे बांग्लादेश को छोड़ के वो असम में भाग आए थे, इधर इंडिया में भाग आए थे, और इंडिया में वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर में आके बस गए थे। अब ये लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ये धर्म के हिसाब से नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है, जब बांग्लादेश के अंदर में युद्ध हुआ था, ठीक है, जब जो पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश के लोग इधर उत्पीड़ित करना स्टार्ट किया था, तो वो बॉर्डर पार करके इंडिया में आ गए थे, असम और आसपास के इलाकों में बस गए थे। अब वो इतनी ज़्यादा मात्रा में बस गए थे ना, इतनी भारी संख्या में आए थे कि इन्होंने इधर का डेमोग्राफिक जो डिविडेंट है वो पूरा चेंज कर दिया था, इधर की डेमोग्राफी चेंज कर दी थी असम की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो जो नौकरियां हमारे असम के लोगों के लिए थी, जो रिसोर्स हमारे असम के लोगों के लिए थे, वो बांग्लादेश से आने वाले जो इमिग्रेंट्स थे उनके लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो इससे असम के लोग जो थे वो भड़क गए, ठीक है। तो इसीलिए ये इशू था नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, इन इट कॉन्ट्राडिक्ट द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड 1985 में हुई थी, वो इसीलिए हुई थी जिसमें कहा गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि कोई भी माइग्रेंट है जो भारत में आया है किसी भी धर्म का हो, हेडिंग इन फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर मार्च 25 1971, जो भारत के अंदर में 25 मार्च 1971 के बाद आया, वुड बी डिपोर्टेड, उसको पकड़ के उसके देश में वापस भेजा जाएगा। समझ रहे हो आप। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप बांग्लादेश से हो, अगर आप पाकिस्तान से हो, अगर आप अफगानिस्तान से हो, और अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से हो, ठीक है, मतलब मुस्लिम छोड़ के आप बाकी सब हो, तो अगर आप भारत के अंदर आते हो और आके बोलते हो कि उधर हम पे माइनॉरिटी हैं, हम और परसिक्यूशन हो रहा था, हमें उत्पीड़ित किया जा रहा था, तो हम भारत से उनको भगाएंगे नहीं, हम आपको नागरिकता देंगे। तो सीए तो ये कह रहा है। लेकिन असम अकॉर्ड में 1985 में समझौता हो रखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश से किसी भी धर्म का हो, अगर वो भारत में 25 मार्च 1971 के बाद आता है तो उसको इलीगल माइग्रेंट समझा जाएगा और उसको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वापस उसके देश में भेज दिया जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉन्ट्रैरी है, सीएए और आपका जो दूसरा, अगर मैं बात करूँ सीएए के अलावा दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास दोस्तों, सीएए के अलावा जो सेकेंड जो चीज़ है मेरे पास, दैट इज़ दी असम अकॉर्ड। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैरी है। क्रिटिक्स फर्दर आर्ग्यू दैट एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ अपडेटिंग दी एनआरसी, अभी बहुत बड़े स्केल पर एनआरसी किया गया था, ठीक है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन जो है असम के अंदर में, ये एक्सरसाइज अभी बहुत बड़े लेवल पे पूरी हुई थी। तो जब आपने अमेंडमेंट ही करना था तो ये एनआरसी की एक्सरसाइज तो वेस्ट हो गई ना, तो फिर तुम एनआरसी क्यों करवाया गया। तो ये भी क्रिटिक्स जो है ये लोग भी कह रहे हैं कि फिर एनआरसी कराया ही क्यों था जब तुम्हें यही करना था। देर आर एस्टिमेटेड 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इन असम, ऐसा माना जा रहा है कि कुल मिला के 20 मिलियन जो है, यानी कि 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो भारत के अंदर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, इलीगल इनके पास कोई पेपर वेपर नहीं है, लेकिन ये आके असम के अंदर क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। इससे ना इन्होंने असम की डेमोग्राफी को पूरा चेंज कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब इतने सारे लोग, सोचो 2 करोड़ लोग जब आके असम में रहेंगे, असम की पॉपुलेशन तो है ही है, प्लस 2 करोड़ लोग ये रहेंगे, तो जो असम का जो रिसोर्स है, ठीक है, जो असम के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और इकॉनमी जो होती है, जो हमारी इकॉनमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो सीवियर स्ट्रेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात दोस्तों। ये तो पुराना इशू था, शाहीन बाग पे बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट चली थी, जो प्रोटेस्ट कोरोना की वजह से उठी थी, कोरोना की वजह से प्रोटेस्ट हटी थी, कोरोना आया था तब जाके वो प्रोटेस्ट हटी थी। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट वायलेट्स दी, अब देखो क्रिटिक्स का ये भी कहना है, देखो यार आप आर्टिकल 14 बोलते हो, आप आर्टिकल, ठीक है, 14 के अंदर में आप राइट टू इक्वालिटी गारंटी करते हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सॉरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अंडर आर्टिकल 14 की राइट टू इक्वालिटी, की भारत के अंदर में सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं, आप जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आपने बाहर किया हुआ, दैट इज़ मुस्लिम। आप कह रहे हो मुस्लिम को छोड़ दो, बाकी सब आ जाओ, ठीक है। तो जो भारत का सेकुलरिज्म का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो अब भारत के संविधान में लिखा है, आप उसको भी वायलेट कर रहे हो, आप उस प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहे हो, आप फंडामेंटल राइट को भी वायलेट कर रहे हो, आप प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहे हो, ऐसा करके। लेकिन सरकार क्या कह रही है दोस्तों, सरकार ये कह रही है, देखो सुनो, सरकार कह रही है हमने मुस्लिम लोगों को इसलिए नहीं रखा इसके अंदर में, हम मुस्लिम को भी कर सकते थे इसमें इंक्लूड, मुस्लिम लोगों को इंक्लूड हमने इसलिए नहीं किया। देखो प्रोटेस्ट अलग अलग बातों पे हो रही थी, असम में जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसका ग्राउंड अलग था, लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हो रही थी, ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया में जो हो रही थी उसका ग्राउंड अलग था। ये लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में जोर दे रहे थे कि मुस्लिम को आपने इनमें से बाहर क्यों किया भाई, ठीक है,
आप मुस्लिम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन असम में मुद्दा क्या था कि जब तुम्हें यही करना था तो भैया ये बताओ तुमने एनआरसी क्यों कराया? अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने फिर असम अकॉर्ड क्यों साइन कराई? तो ये जो दोनों चीज़ें थी हमारी विफल हो रही थी। एनआरसी ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, असम अकॉर्ड का कोई मतलब नहीं बन रहा। लेकिन बाकी लोग कह रहे थे कि हम मुस्लिम के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, कि सरकार जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास कर रही है इससे मुस्लिमों के साथ में क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। सो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? द गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आर इस्लामिक रिपब्लिक where Muslims are in the majority, hence they cannot be treated as persecuted minorities। उनका मानना था कि जो आपका ये लोग हैं, मतलब मुस्लिम लोग हैं, इनको आप यार परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ में नहीं मान सकते ना, आप उत्पीड़ित अल्पसंख्यक में नहीं गिन सकते। तो इसीलिए इन देशों के अंदर में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर है, हम उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। आप ये कैसे कह सकते हो कि मुस्लिम लोग, तो देखो हमने ये जो CAA बनाया है, हमने इसमें साफ साफ लिखा है कि वो माइनॉरिटी जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है उन देशों के अंदर में, जिन पे अत्याचार हो रहा है, हमने उनको शामिल किया है ना। हम तो शामिल कर भी सकते थे, लेकिन हमने कहा है कि हमने रिलीजियस माइनॉरिटी है, लेकिन इन देशों में तो मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो मुस्लिम तो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया जा सकता, सरकार ने ऐसा कहा। सरकार ने दूसरा क्या कहा कि ये तो हम सिटीजनशिप देने के लिए इस बिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी की सिटीजनशिप को लेना थोड़ी ना है। और देश में डिबेट यही था, कई लोग थे भारत के अंदर, बहुत सारे लोग थे जो डरे हुए थे, स्पेशली मुस्लिम, उनको लग रहा था कि अब उनकी नागरिकता जो है वो क्या कर दी जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। It has assured that the government will examine the application from one other communities on the case to case basis। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मुद्दा आपको। तो भाई साहब, असम के कुछ लोग हैं जो कुछ पॉलिटिशियन या कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, दे आर सेइंग दैट दे विल रिवाइव द एंटी CAA अमेंडमेंट, जो आपका की जो प्रोटेस्ट थी उसको वो क्या करेंगे, रिवाइव करेंगे। अभी CAA जो है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये 2019 के अंदर में लाया गया था। 2019 के अंदर ये जो है लाया गया था बिल, 2019 के अंदर में पास हो गया, पास होकर ये कानून बन गया दोस्तों। जब ये कानून बन गया तो कानून बनने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर देश में प्रोटेस्ट होती है अलग अलग भागों में। अलग अलग भागों में जो प्रोटेस्ट हुई, इसका ग्राउंड क्या था कि मुस्लिम को इससे बाहर क्यों रखा आपने। उनको लग रहा था कि मुस्लिम को इससे बाहर कर दिया जाएगा, देश की नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी। जबकि बाकी देशों की वजह, असम में क्या था मुद्दा, असम में मुद्दा था कि भाई तुमने NRC कराया है क्यों था, इससे जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं वो तो देश में ही रह जाएंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। और मुद्दा क्या था दोस्तों, इसका मुद्दा ये था कि असम अकॉर्ड वाला। तो ये दो अलग अलग मुद्दे थे। तो CAA क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, रिलीजन्स कौन कौन से धर्म इसके अंदर में हमने कवर किए हैं, मतलब किन किन धर्म को हमने किस में कवर किया हुआ है, कौन कौन से देश इसके अंदर कवर किए हैं, और इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या है, किस किस मामले में हमने इसमें एक्सेप्शंस दी हैं। ठीक है, डिस्कस द की अमेंडमेंट्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड वाई CAA वॉज अपोज्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स अराउंड द कंट्री। आपको बताना है कि ये क्या था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्या था, और क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को दुनिया के देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर में क्यों इसका बहिष्कार किया गया था, क्यों इसको दोस्तों अपोज किया गया था, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये आपको मुझे क्या करना है दोस्तों, बताना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों, इट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो मैंने इसके बारे में, आपको याद हो तो मैंने अभी कल भी बताया था इसके बारे में, ठीक है, करंट अफेयर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है ये क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे थे, बिकॉज जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था उसके 6 साल पूरे हो गए थे, तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हमने ऐड करी है, वो क्या क्या मैं बताऊंगा। देखो, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है ना, ये हमने लॉन्च किया था जुलाई 2015 के अंदर। ये प्रोग्राम जो था, इट हैज़ बीन एनेबल फॉर दी सेवरल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, इससे सरकार की बहुत सारी जो सरकारी योजना है ना, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से लागू हुई है। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ तो जैसे भारत नेट, तो वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लागू हुई है। भारत नेट का मतलब क्या था कि हमारे रूरल एरिया को भी हम ऑप्टिकल फाइबर से क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, ताकि वहाँ पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, ठीक है, वहाँ पर भी क्या दिया जा सके, हाई स्पीड जो है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये कह रहा है कि द प्रोग्राम हैज़ बीन एनेबल्ड
फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। इस प्रोग्राम को अन्य बहुत सारी सरकारी योजनाओं के लिए, ठीक है, जैसे भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि के लिए एक सक्षम किया गया था। ठीक है, इसका विज़न क्या था दोस्तों जब हमने चलाया था? तो विज़न ये था कि भारत के अंदर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर भारतीय तक पहुंचाना। गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है और जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको सिटीजन तक ऑन डिमांड पहुंचाना। ठीक है, डिमांड के ऊपर उन तक इन सर्विसेज को पहुंचाना। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना, ये इसका उद्देश्य था दोस्तों। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, इसके उद्देश्य क्या क्या थे अगर आपसे कहूँ तो पहला, टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज फ्यूचर्स। देखो, भारत को जो है हमें भविष्य के लिए तैयार करना था डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से, क्योंकि 2015 में डिजिटाइजेशन के मामले में भारत बहुत पीछे चल रहा था, ये बात तो बिल्कुल सच है। और भारत में जो हमने मिशन लॉन्च किया डिजिटल इंडिया, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी मिशन था। इसकी वजह से हमने बहुत सारे फ़ायदे देखे इसके, कहाँ पर? पैंडमिक के अंदर, कोरोना के टाइम के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया के मिशन की वजह से भारत जो था वो उस पैंडमिक, उस महामारी को झेलने में सक्षम रहा। फॉर बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव दैट इट इज़ टू रियलाइज IT इंडियन टैलेंट एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इंडियन टुमारो। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ थी दोस्तों। इसको चलाया क्यों गया था? भारत के टैलेंट के लिए, भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए और भारत की दोस्तों इंडियन टुमारो, भारत का कल बनाने के लिए। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। एक बहुत परिवर्तनकारी स्टेप था ये, मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग चेंज। देखो, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की जो है सोसाइटी के अंदर में टेक्नोलॉजी जो है उसको मेन थीम बनाया गया कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भारतीय समाज के अंदर में चेंज या सुधार लाना चाहते हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग मैनी डिपार्टमेंट्स। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम मतलब बड़ा प्रोग्राम था दोस्तों। तो बहुत सारे मंत्रालय जो थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो थे इसके अंडर में आते थे, इसके अंडर में शामिल होते थे। सर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम? इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ बताओ। देखो, पहला था डिजिटल पेमेंट। देखो, इसी के माध्यम से बाद में UPI डिजिटल पेमेंट जो है, आज देखो हर भारतीय व्यक्ति जो है अपने मोबाइल फ़ोन से डिजिटल पेमेंट कर रहा है। ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो पाया आपका? ये सब हो पाया दोस्तों संभव किसकी वजह से? आपका डिजिटल मिशन की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से हो पाया आपका दोस्तों? ये हो पाया हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, डिजिटल इंडिया की वजह से ये हो पाया। अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो ये नहीं हो पाता। समझ रहे हो? अपने पास मान लो इंटरनेट ही नहीं होता, इतना तेज़ इंटरनेट नहीं होता है, इंटरनेट की इतनी स्पीड तेज़ नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि भारत जो है कभी इस मुकाम पे पहुंच पाता जहां पर इतनी मतलब अच्छी तरीके से आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके UPI से पेमेंट वेमेंट कर सकते हो सारी चीज़ें? क्या वो हो सकती थी, संभव थी? नो, सिंपली कांट पॉसिबल। वो संभव ही नहीं थी। ठीक है, तो ये सब जो है संभव हो पाया किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, डिजिटल पेमेंट की वजह से सब संभव हो पाया। ठीक है, ऑन बीइंग एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग मैनी डिपार्टमेंट्स, ये हमने देख लिया। तो पहला था डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट आपका डिजिटल इंडिया मिशन की वजह से हो पाई। ईजिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, इसी की वजह से जो आपके बिजनेस ऑपरेशन है वो ईज़ हो पाए। इसी की वजह से आपका जो KYC है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम जिसको हम डिजी लॉकर बोलते हैं, इसी की वजह से जो साइन करते हैं आप, ठीक है, आपने तो नहीं किया होगा बट हमसे अनअकैडमी बहुत बार करवाती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये सब इसी वजह से हुए और इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, आपका थोड़ा सा ऑपरेशन के अंदर, बिजनेस ऑपरेशन के अंदर थोड़ी सी ईज़ आ गई। ठीक है, थोड़ी आसानी आ गई। तो ये इसी की वजह से आपका क्या हो पाया, संभव हो पाया। ये हम जो जैम ट्रिनिटी था हमारा, जन धन, आधार और मोबाइल, एक ट्रिनिटी बनाया था हमने, एक तिगड़ी बनाई थी हमने। मतलब आपका जो है आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको, जन धन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, मतलब आपका जो जन धन अकाउंट है उसको आधार से कनेक्ट करो और फिर जो आपका आधार कार्ड है और आपका जो जन धन अकाउंट है उसको मोबाइल से कनेक्ट करो। इसके माध्यम से बहुत सारी जो स्कीम थी दोस्तों, वो आपको उस स्कीम के तहत में आपको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है किया गया। बियॉन्ड द जैम ट्रिनिटी, what started as a simple steps to kick off the jam trinity to weed out leakage in the system। हमने जैम को क्यों स्टार्ट किया था? जैम ट्रिनिटी को हमने इसीलिए स्टार्ट किया था। देखो, हमारे सिस्टम में बहुत सारी डुप्लीकेसी थी, जो हम सब्सिडी देते थे ना, उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी थी। तो हम बस उस डुप्लीकेसी को वीड आउट करना चाहते थे। हम सिस्टम के अंदर में क्या परिपक्वता लाना चाहते थे, हम सिस्टम को और मजबूत करना चाहते थे। बस वो इसी की वजह से संभव हो पाया। टुडे एम्पावर्ड द एंटायर वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर कोविड मेकिंग। और आज आप देखो तो हमारा कोविन ऐप देख लो आप, ठीक है,
आप कोविन देख लो या आप हमारी वो आरोग्य सेतु ऐप देख लो, दुनिया भर के अंदर में उसको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। वेरियस स्कीम अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत में दोस्तों हमने बहुत सारी स्कीम भी चलाई। जैसे पहली स्कीम हमारी दीक्षा, पहली स्कीम क्या है, दीक्षा। दीक्षा जो है इट स्टैंड फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इट सर्व एज द नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के लिए याद रखना, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग, इट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर द टीचर, ये मास्टरों के लिए भाई। ऑल टीचर अक्रॉस द नेशंस विल इक्विप विद द एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से देश के अंदर में जितने भी टीचर्स हैं दोस्तों, उनको आधुनिक तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। दूसरा हमने देखा फिर ई नाम, ई नाम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, नाम, इलेक्ट्रॉनिक नाम, ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक नाम। ये लॉन्च की गई दोस्तों अब कब, 14 अप्रैल 2006 को। एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर एक पोर्टल है, ठीक है, दिस इज़ अ पोर्टल जो लिंक की गई, जिसके द्वारा आपका एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस मार्केट है, जिसको हम APMC मंडी कहते हैं, सारे स्टेटों के अंदर उनको जोड़ा गया, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मंडी, नाम को M का पता नहीं यार क्या नाम फुल फॉर्म है यार, देखो मैं नाम भूल गया अभी, याद मेरे को नहीं आ रहा यार। तो इसके माध्यम से क्या किया, जितने भी भारत के अंदर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट है, हमारी एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC है, उनको इसके माध्यम से क्या किया गया दोस्तों, कनेक्ट किया गया है, ठीक है। दूसरा फिर ई संजीवनी, एक टेलीमेडिसिन है, ये तो अभी भी कोरोना में भी इसका बहुत ही इस्तेमाल हुआ है, ई संजीवनी, ठीक है। इट इज़ अ टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का टेलीमेडिसिन सेवा मंच है। उसके बाद है डिजी बुनाई, ठीक है, डिजी बुनाई, डिजिटल बुनाई, ठीक है। डिजिटल बुनाई जो है इट एड्स द वीवर्स टू क्रिएट डिजिटल आर्ट वर्क, ये जो हमारे बुनकर है ना, ठीक है, जो बुनकर थे हमारे, जो हाथ का इस्तेमाल करके कुछ बुनते थे, उनको डिजिटल कलाकृति बनाने और करघे से लोड को की ओर जाने वाली साड़ी डिज़ाइन का अनुवाद करने की सहायता दी है। मतलब इट क्रिएट द डिजिटल आर्ट वर्क एंड ट्रांसलेट द साड़ी डिज़ाइन टू बी लोडेड टू द लूम्स। डिजी बुनाई इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर दी आपका जैकवर्ड एंड द डॉबी वीविंग। PM स्वनिधि योजना, ठीक है, क्या है दोस्तों, PM स्वनिधि, तो मतलब क्या है इसका दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर की स्कीम है। इट हैज़ लॉन्च द मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि। जो स्ट्रीट वेंडर नहीं थे भाई, कोरोना के दौरान में क्या हुआ था, जो रेहड़ी वाले लोग थे, जो डेली रेहड़ी लगा के अपना जीवन यापन कर रहे थे यार, रेहड़ी से सामान बेचते थे, ठीक है, वो एकदम होल्ट पे आ गया था कोरोना की वजह से। एक तो कोई सामान खरीद नहीं रहा था, दूसरा वो लोग बेचारे जा नहीं पा रहे थे, सामान मिल नहीं पा रहा था। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एक स्कीम आई थी उनके लिए, जिनको नाम दिया गया था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया गया था इसके तहत में। अफोर्डेबल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स, इट इंसेंटिव्स डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बाय द स्ट्रीट वेंडर्स, तो ये किया गया, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव रहे हमारे किसके दोस्तों, ये सब डिजिटल इंडिया की वजह से ही हो पाया। अगर डिजिटल इंडिया ना होता ना तो ये सारे काम नहीं हो पाते अपने, ठीक है ना। चलिए, प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है सर, पहला डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, आपसे पूछा सकता है व्हाट इज़ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, इस प्रोग्राम के अचीवमेंट्स क्या क्या है, अभी मैंने बताया आपको। बहुत सारी जो स्कीम हमने इसके अंदर चलाई है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर वो, और ई नाम के बारे में, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेस, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस के बारे में आपको बताना। ई नाम क्या है, ई नाम वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हमने भारत देश की जितनी भी APMC मंडी है उनको हमने एक साथ एक जगह पर एक साथ में क्या किया था, कनेक्ट किया था, ठीक है। ठीक है, मेंस का सवाल है दोस्तों, सर मैंने BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं UPSC की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ तो शुरू कहाँ से कर सकता हूँ? यार देखो, स्टार्टिंग तो न्यूज़पेपर से करो, करंट अफेयर से करो, NCERT किताबों से करो, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करो। बिल्कुल तैयारी तो कोई भी कर सकता है, तैयारी करने में किसी को कोई मनाही थोड़ी ना है, तैयारी करने में किसी को कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एज पर द अचीवमेंट इन 6 ईयर। 6 साल में हमने क्या तीर तोड़ दिया भाई, क्या हमने पहाड़ तोड़ दिया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से।
सरकार ने ऐसा क्या किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से पिछले 6 सालों में, वो आप बताइए मुझे। व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एज पर द अचीवमेंट इन द 6 ईयर। तो इसको क्या करना है मित्रों, आपको डिस्कस करना है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और उसके सिग्निफिकेंस जो हैं वो क्या हैं, इनके बारे में आप चर्चा कीजिए, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका सवाल है, कोई लिखना चाहे लिख सकता है। इंडियन नेवल ओशियन नेवल सिंपोजियम ये हुआ था, ये मतलब एक बार मैं पहले भी इसको करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, ध्यान रहा नहीं क्योंकि पुराना करंट अफेयर था, तो कोई बात नहीं। सो इसमें भी रख दिया मैंने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसमें क्या है दोस्तों, अभी जो 7वां एडिशन है ना इंडियन नेवल सिंपोजियम का, ये कहाँ पर हुआ है, फ्रांस का, ठीक है। इंडियन ओशन के अंदर में एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। तो वहाँ पर अभी 7वां एडिशन जो है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, उसका 7वां एडिशन जो है यहाँ पे हुआ है। 6ठा एडिशन भी हुआ था, तो 6ठा एडिशन कहाँ पे कराया गया था दोस्तों, तेहरान के अंदर किया गया था, जो कहाँ हुआ था, अप्रैल 2018 में। ये अभी कब हो रहा है दोस्तों, अप्रैल 2021 के अंदर में। मैं आपको बता दूं हर 2 साल के अंदर में जो हमारा IONS है यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, हर 2 साल के अंदर में आपका होता है, ठीक है। हर 2 साल में होता है, मतलब अब कब होगा, 2023 के अंदर होगा, मतलब सब चीज़ ठीक ठाक रही ना, कोरोना वोरोना ठीक रहा, लिमिट में रहा अपनी में। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम अब कब होगा दोस्तों, 2023 के अंदर में होगा। पहली बार ये जो इंडियन नेवल सिंपोजियम है ना, ये भारत में ही हुआ था, इंडिया ने ही कराया था इसको। ओशियन नेवल सिंपोजियम इट इज़ कंसीव्ड बाय द इंडियन नेवी, ठीक है, इट इज़ कंसीव्ड बाय द इंडियन नेवी। तो भारतीय नेवी की जो है ये उसी की कल्पना थी। चलिए सर एम के बारे में बताइए, उद्देश्य के बारे में बताइए, इसका उद्देश्य क्या था। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं दोस्तों, ये भारतीय नेवी के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था जिससे जो इंडियन ओशियन के आसपास जितने भी देश हैं, ठीक है, चाहे बड़े देश हों, ठीक है, चाहे लिटोरल स्टेट्स हों, सारे के सारे को एक मंच दिया गया है दोस्तों। इस मंच के ऊपर बैठकर, इस मंच के ऊपर वो अलग अलग मुद्दे डिस्कस कर सकते हैं, मैरीन टाइम, सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रेड, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे एक इस मंच के माध्यम से डिस्कस किए जा सकते हैं आपके। वर्तमान में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 24 इसके सदस्य हैं, देयर आर 24 मेंबर ऑफ दिस इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम एंड 8 जो हैं 8 ऐसे सदस्य हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है हमने। 8 को हमने क्या दिया हुआ है दोस्तों, ऑब्जर्वर स्टेटस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। साउथ एशियन लिटोरल्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे साउथ एशिया के अंदर बात करूँ तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, उसके बाद सेलियंस, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, ये सारी है। वेस्ट एशियन लिटोरल, ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, वेस्ट एशियन लिटोरल में आता है ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। उसके बाद में ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल्स में कौन सा आता है, फ्रांस आता है, रियूनियन आता है, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, ये आते हैं। इसके बाद साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स में अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेसोतो, तो ये सारे लोग जो हैं इसके अंदर में इंक्लूड होते हैं। सर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों हमने इसके लिए नेवल सिंपोजियम बनाया है, क्यों हमने एक ऐसा साझा मंच तैयार किया जिस पे अलग अलग लोग आके बैठ के बात कर सके। बिकॉज इंडियन ओशियन रीजन है, इसके अंदर में पोटेंशियल, अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है आपका, चाहे आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करो, ठीक है, चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में ऑयल, नेचुरल गैस की बात करो, बहुत ज़्यादा है। तो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, द इंडियन ओशियन होल्ड 16.8% ऑफ द वर्ल्ड प्रूवन ऑयल रिजर्व एंड 27.9% ऑफ द प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व। तो आप ये मान के चलो दोस्तों, पूरी इंडियन ओशियन की अगर मैं बात करूँ 16.8%, ठीक है, 16.8% जो है आपके वो नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, आपके ओशन उसके। और अगर मैं बात करूँ 27.9% जो है वो प्रूवन नेचुरल गैस के जो रिजर्व है वो भी यहीं पे पाए जाते हैं। मैरीन टाइम ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, मैरीन टाइम ट्रेड में क्या है दोस्तों, इट इज़ अ मेजर सी रूट कनेक्टिंग द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, यूरोप एंड द अमेरिका। इसको कनेक्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण क्या है, समुद्री मार्ग है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों। इट विल हेल्प इंडिया इन कंसोलिडेट इट्स शेप इन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ मलाक्का टू द स्टेट ऑफ हमरोज, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट करता है, तो हम बीच में अपनी जो है अगर हमारी बात करें हम तो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं इंडिया को। रीजन टू काउंटर बैलेंस द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना इन द रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके क्या है दोस्तों, महत्व है।
अब आपसे पूछा सकता है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, मेंबर कौन कौन से हैं, कितने मेंबर हैं इसके, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है दोस्तों आपका इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, ठीक है, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो है ये दिया जाता है सरदार पटेल जी की जयंती के ऊपर, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इसके अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशन थे ना उसकी डेट जो है वो अभी आई थी, तो बताया गया ऑनलाइन नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन प्रोसेस ऑफ सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड इज़ एंड द लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन इज़ 15 अगस्त 2021। तो इसके लिए जो लास्ट डेट थी वो अभी आ गई है। लास्ट डेट क्या रही है दोस्तों आपका 15 अगस्त 2021 जो है वो लास्ट डेट थी, तो इसीलिए न्यूज़ में आया था आपका। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था कि 15 अगस्त 2021 लास्ट डेट है भाई सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के लिए। तो जो भी नॉमिनेशन है या जो भी रिकमेंडेशन है वो अपना मतलब दर्ज कर दिया जाए, नाम वाम दर्ज कर दे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। केंद्र सरकार ने ना यार दोस्तों देश की अखंडता एकता में योगदान देने वाले लोगों के लिए कि देश का सर्वोच्च अवार्ड बनाया कि ऐसे देश जो भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम किया, इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम किया है, ये अवार्ड उनको दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड उनको दिया जाता है और इसलिए इसको नाम दिया गया है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। क्या नाम दिया गया? सरदार पटेल नेशनल यूनिटी। द अवार्ड विल बी अनाउंस्ड ऑन दी नेशनल डे यूनिटी डे ऑन अक्टूबर 31। तो इसको हम कब अनाउंस करते हैं दोस्तों? ये अवार्ड दिया कब जाएगा? 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जो जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसके ऊपर जो है हम ये अवार्ड जो है देते हैं। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड विल बी कन्फर्ड टू एन इंडिविजुअल। ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, याद रखना, ये किसी व्यक्ति के साथ साथ किसी इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता है, ये किसी ग्रुप को भी दिया जा सकता है, ग्रुप ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया। मतलब ऐसा कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, ऐसा कोई भी संस्थान और ऐसा कोई ग्रुप जिसने भारत की यूनिटी, भारत की इंटीग्रिटी के लिए एक अभूतपूर्व काम किया हो, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड। The award will be presented by the Indian President at a ceremony along with the Padma Award presented at the राष्ट्रपति भवन। तो इसी के साथ में जो पद्मा अवार्ड हैं वो भी दिए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन के अंदर में ये जो अवार्ड है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? आपका यूनिटी अवार्ड। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड नॉमिनेशन कौन कौन है, कौन कौन इसमें नॉमिनेट किए जा सकते हैं? पहला, कोई भी भारत का नागरिक हो, कोई भी भारत के अंदर में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हो, एज इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉमिनेट एन इंडिविजुअल्स फॉर दिस अवार्ड। कोई भी भारतीय नागरिक संस्था या भारत में स्थित कोई भी संगठन को इस पुरस्कार के लिए आप मनोनीत कर सकते हो। इंडिविजुअल्स में ऑल्सो नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर द अवार्ड। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खुद भी नॉमिनेट कर सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को खुद भी नॉमिनेट कर सकते हो। बिसाइड देन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट मिनिस्टर्स कैन सेंड देयर नॉमिनेशन। द नॉमिनेशन विल बी इन्वाइटेड एवरी ईयर। हर साल इसके नॉमिनेशन इन्वाइट किए जाते हैं, मांगे जाते हैं लोगों से। द एप्लीकेशन वुड हैव टू बी फिल्ड ऑनलाइन। इसके लिए एप्लीकेशन आती है जो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट के ऊपर होती है, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी पड़ती है। ऑल सिटीजन विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस, एज, ऑक्यूपेशन। कह रहा है आप किसी देश के नागरिक के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ, ठीक है, रेस, जाति, धर्म, बर्थ प्लेस, जेंडर, एज, इनके आधार पर किसी प्रकार का किसी से भी आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। सबके लिए ये जो पुरस्कार है इसके समान अवसर हैं, सबको ये पुरस्कार जो है ये दिया जा सकता है। अगली बात होगी प्यारे बच्चों ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग। जो ब्रिक्स के हमारे नेता है तो उनके जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उनकी अभी मीटिंग हुई है, बैठक हुई है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो प्रहलाद सिंह पटेल जी जो हैं उन्होंने 6ठी मीटिंग हुई है ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये मीटिंग जो है वो की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। की पॉइंट्स क्या रहे हैं दोस्तों? डिस्कशन वाज हेल्ड फॉर द एडवांसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज अंडर द थीम बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल सिनर्जी। तो ये कह रहा है कि दोस्तों इसके तहत सांस्कृतिक तालमेल के संबंध और सामंजस्य विषय के तहत
ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों की उन्नति और विस्तार के लिए चर्चा जो है यहाँ पर हुई है। ठीक है। द डेलीगेट फ्रॉम द कल्चरल मिनिस्ट्रीज ऑफ द फेडरेशन रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रशिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। इन सब लोगों ने क्या किया दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर में भाग लिया, है ना। मतलब जो ब्रिक्स के मेंबर थे उन सब ने क्या लिया दोस्तों, इसके अंदर में आपका भाग लिया है। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो द मिनिस्टर एम्फोसिस, सभी लोगों ने ध्यान दिया क्या, टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑन द नॉलेज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज अमंग द ब्रिक्स नेशन। कि ब्रिक्स नेशन के बीच में, ठीक है, जो भी आपकी मूर्त और अमूर्त विरासत है उसके ज्ञान पर जो सांस्कृतिक अनुभव है उनको हम ऑनलाइन क्या करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उनका हम आदान प्रदान करेंगे। ठीक है। द चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर। तो इसकी जो चेयरमैनशिप है ना वो हर साल एनुअली जो है इनके मेंबर के बीच में क्या होती रहती है दोस्तों, आपकी रोटेट होती रहती है। ठीक है, मेंबरशिप इस प्रकार से रोटेट होती रहती है। द ब्रिक्स लीडर समिट इज कन्वीन्ड एनुअली, हर साल एनुअली जो है इसको किया जाता है। ब्रिक्स नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है प्रतिवर्ष इसको आयोजित किया जाता है। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन दी आपका फोर्टिजेला 2014, द लीडर साइंड द एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको पता है एनबीडी जो है वो भी ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं वो बनाया गया था। दे ऑल्सो साइंस द ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। तो इनके द्वारा ब्रिक्स कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट जो है ये भी आपका क्या किया गया था दोस्तों, यहाँ पर साइन किया गया था। तो ब्रिक नेशन की न्यूज़ यही है दोस्तों, ब्रिक नेशन की जो है कल्चरल मिनिस्टर जो है उनकी एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और भारत के जो कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह जोशी जो हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। मुद्दा यही रहा है कि जो भी हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल हमारी कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, वो हम ब्रिक्स नेशन आपस में क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, बांटेंगे। हेयर कॉपरेशन अमंग द मेंबर इज अचीव्ड थ्रू, कैसे कॉपरेशन होगा, ट्रैक 1 फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट्स। तो पहला तरीका क्या है दोस्तों, पहला तरीका यह है कि जो ब्रिक्स नेशन है इनके बीच में आपस में फॉर्मल इंगेजमेंट रहेगा, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट रहेगा। एक दूसरे के राजदूत एक दूसरे देश के अंदर में जाते रहेंगे और एक इंगेजमेंट आपका जो है वो बना रहेगा। ट्रैक 2 में क्या है, इंगेजमेंट थ्रू द गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस काउंसिल, इनके माध्यम से भी दोस्तों कोशिश की जाएगी कि कल्चरल कनेक्ट जो है हमारा बना रहे। ट्रैक 3 में क्या है बोल रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सिविल सोसाइटी एंड पीपल टू पीपल इंगेजमेंट, ये तीसरे में है। तो इन 3 तरीकों से कोशिश की जाएगी कि ब्रिक्स नेशन के बीच में आपस में जो कॉपरेशन है दोस्तों वो क्या रहे, बना रहे। गाइज ये था हमारा करंट अफेयर ऑफ द 3rd of July। आप लोग चाहें तो हमारे साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए दोस्तों आपके पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जीएस है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा प्लेटफॉर्म मेरे पास है ऑप्शनल, और तीसरा प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों, कॉम्बो। कॉम्बो के अंदर में क्या होता है, इसमें जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो एक ही में होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही में होते हैं। अभी इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है जो मैंने आपको बताया था। 1 साल का कॉम्बो जो है वो मिल रहा है आपको 49,000 में, 2 साल का जो कॉम्बो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 74,000 में, और 3 साल का मिल रहा है दोस्तों आपको 87 में। ठीक है, 2 साल का 71 में और 87 के। यही नहीं, इन सब के साथ में दोस्तों 55,000 रुपये की किताबें और टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री मिल रही है। अगर आप 2 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और बाई चांस अगर आपका सब्सक्रिप्शन के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो अनअकैडमी कहता है कि अगर आपने 2 साल का लिया है तो 1 साल फ्री, मतलब 3 साल अगले तीसरे साल का सब्सक्रिप्शन हम आपको फ्री देंगे। और दूसरा यहाँ पर भी बोला गया कि अगले 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम आपको फ्री देंगे। तो एक्स्ट्रा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है, एक्स्ट्रा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फ्री मिलता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को करना है ज्वाइन कर दो यार। कोड यूज़ करना है आपको सुमित10 आप कोड यूज़ करोगे, यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन। साथ ही साथ में दोस्तों ये हमारे जीएस की फ़ीस है 6 मंथ। ठीक है, ये आपका 1 ईयर की देखो आप 49,500 है, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे यू विल गेट दिस ओनली ऑन 45,550। ठीक है, ये आपका 2 ईयर का है, ये आपका 3 ईयर का है। सुमित10 मेरा कोड रहेगा, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टू गेट द 10% ऑफ, अनअकैडमी विद 10% ऑफ। जैसे ये कोड यूज़ करोगे यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन एट द 10% ऑफ। आप मेरे साथ प्लस और आइकॉनिक दोनों कर सकते हो। प्लस क्या होता है दोस्तों, लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, दिस इज़ प्लस। और अगर मैं आइकॉनिक की बात करूँ तो इसमें पर्सनल गाइडेंस आपके लिए अलग से होता है, स्टडी मटेरियल अलग से होता है, कुछ टेस्ट, कुछ फ़ायदे इसमें क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं। आई होप आप सभी लोग जो है समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, अभी मैं इसको समाप्त करता हूं दोस्तों। आज के लिए इतना ही था इस करंट अफेयर की क्लास में। उम्मीद करता हूं दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया। अगर लेक्चर आपको पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को आपको शेयर कर देना है,
और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना यार, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे अपने करंट अफेयर की जो बाकी वीडियोज़ हैं दोस्तों, लगातार हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।